हे गाइस, मेरा नाम प्रियांशु रंजन है और मैंने अपने क्लास 10th में पूरे स्टेट में तीसरा स्थान को प्राप्त किया है। आई हैव स्कोर्ड 97.4%, 100 percentile in maths and science both, means 100 out of 100 marks. आगे फिर सेंटर 487 थर्ड स्टेट रैंक होल्डर, टॉप 1 इन डिस्ट्रिक्ट। इस वीडियो में बहुत सारी बातें होने वाली है, तो एक पेन और पेपर ले लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th का कंप्लीट रोड मैप फ्रॉम स्क्रैच A to Z। Let's begin। जैसे ही आपका क्लास 10th में एडमिशन होता है, सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए एक बहुत अच्छा कोचिंग को ज्वाइन करना, यानी कि एडमिशन करना। क्योंकि कोचिंग जाना बहुत कंपलसरी हो जाता है क्लास 10th में। कोचिंग जाने से आपको यह फायदा मिलेगा कि आपका वहाँ पे एक फिक्स्ड टाइम में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। वहाँ के जो भी टीचर्स होंगे वो आपको मोटिवेट करेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा। वहाँ पे मंथली टेस्ट भी होगी। तो बस आपको यह ध्यान रखना, कोचिंग में जो भी चीज पढ़ाया जा रहा है आपको अच्छी तरीके से समझना है। जहाँ पे भी डाउट है, जिस भी कॉन्सेप्ट पे डाउट है, आपको बेझिझक पूछना है। क्योंकि आप कोचिंग में जा ही इसलिए रहे हो ताकि आप अच्छी तरीके से अपने कॉन्सेप्ट्स को समझ सको। तो आपके लोकल एरिया में जो सबसे बेस्ट कोचिंग हो, आप उसमें एडमिशन कर लो। दूसरा बात आता है आपको कौन सी बुक्स खरीदनी है। तो सबसे पहले मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में आपके लिए एनसीईआरटी बेस्ट रहेगा। बिहार बोर्ड लेवल पे एनसीईआरटी लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करते हैं साइंस का। अब जैसे ही आप 10th क्लास में जाएंगे तो आपका जो साइंस है वो 3 बुक्स में बढ़ जाएगा, यानी कि आपका एक ही बुक रहेगा लेकिन वहाँ पे 3 ब्रांच आ जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। साइंस में बेसिकली 3 पब्लिकेशन बिहार बोर्ड में पॉपुलर है। पहला तो भारती भवन, दूसरा आलोक भारती और तीसरा बहुत जगह एनसीईआरटी चलता है। तो जो भी पब्लिकेशन का साइंस बुक आपके कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है, आप उसी बुक को परचेस करें। अब बात करते हैं एसएसटी की। तो एसएसटी में आपको स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक्स होता है, आपको उसी को परचेस करना है। एसएसटी में भी आपका 4 सब्जेक्ट आता है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स और हिस्ट्री। ज्योग्राफी में आपका और एक सब्जेक्ट ऐड हो जाता है, वो है डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। तो आपको उसको ध्यान में लेके चलना है। अब बात करते हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट की। आपका हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू और नॉन हिंदी। तो जो भी आपका ये लैंग्वेज सब्जेक्ट्स होता है, ये भी बिहार बोर्ड खुद से पब्लिश करता है। तो आपको उन सभी सब्जेक्ट को परचेस कर लेना। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग से ज्यादा ऑनलाइन में समझ में आता है तो आप ऑनलाइन क्लासेस करो। आपको जहाँ पे अच्छी तरीके से समझ में आता है आप वहाँ पे जाओ। आपका बेसिक मोटो यही होना चाहिए कि आप जो भी क्लासेस कर रहे हो उससे आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाओ, यानी कि आप अच्छी तरीके से समझ पाओ। लेकिन अगर आपको दोनों ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन कोचिंग दोनों साथ में करना है तो मैं यही कहना चाहूंगा, आपको मैनेज अच्छी तरीके से करना होगा। मैनेज अगर आप अच्छी तरीके से नहीं करोगे तो आपके साथ बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक पैर किसी एक नाव पे और दूसरा पैर किसी दूसरे नाव पे, और जो पहला नाव वो किसी एक डायरेक्शन पे मुड़ जा रहा है और दूसरा नाव आपका किसी और डायरेक्शन में मुड़ रहा है, तो क्या होगा? आप बीच नदी में गिर जाओगे। तो आपको यही ध्यान रखना है कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन अगर दोनों साथ में कर रहे हो तो मैनेज अच्छी तरीके से करना होगा। इसके लिए मैं आपको एक टिप दे सकता हूँ। आपका जो ऑफलाइन कोचिंग होता है वहाँ पे आपका सिलेबस थोड़ा फास्ट चलता है, तो आप उसको फोकस से करो। आपका वहाँ पे जो भी पढ़ाया जा रहा है आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ो, वहाँ पे नोट्स बनाओ। और जब आप ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए आओगे तो आप चैप्टर्स को प्रैक्टिस के लिए पढ़ो। ऐसा ना हो कि आप फिर ऑनलाइन में बैठ के फिर अलग से नोट बना रहे हो, ऐसा नहीं करना। तो चलो अब आते हैं अपने दूसरे चैप्टर पे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि बेड पे वो छोटा वाला टेबल लगा लेंगे, 10-20 मिनट तो उनका अच्छी तरीके से पढ़ाई हो जाएगा। लेकिन कुछ देर बाद उनका फोकस टूट जाता है, उनको नींद आने लगता है, उनको आलस आने लगता है। तो इससे बचें और आप अपने ही रूम में किसी कोने में टेबल और चेयर लगाकर आप वहाँ पे अच्छी तरीके से पढ़ाई करें। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि साल भर आप उस जगह पे पढ़ने वाले हो। तो वहाँ पे अगर आपका फोकस ही नहीं बनेगा तो आप अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाओगे। नाउ द सेकेंड थिंग इज दैट आप लोगों के पास एक पर्सनल डायरी होना चाहिए। क्योंकि अब आपका जो क्लासेस वगैरह होगा वो अब रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट हो जाएगा, आपका पढ़ाई होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको उस पुराने रूटीन को फॉलो नहीं करना है कि मुझे सुबह 6 बजे उठना है, 7 बजे तक फ्रेश होना है, 8 बजे ब्रेकफास्ट करना। उस तरीके के रूटीन को फॉलो मत करना। इस डायरी में आपको यह काम करना है कि आपका जो भी डेली का काम होता है, आपका डेली जो भी टास्क होता है, जैसे कोचिंग जाना हो गया, रिविजन करना हो गया, जो भी आपका डेली का टारगेट होता है आप उसको उसमें नोट डाउन कर लें और
और आगे में एक चेक बॉक्स बना दे। जैसे ही आपका टारगेट खत्म होगा आप उसमें टिक कर दे। इससे आपको एक्स्ट्रा डोपामिन भी मिलेगा और आपको अच्छा भी लगेगा कि मेरा आज का दिन बहुत अच्छा जा रहा है और आज मैं बहुत प्रोडक्टिव भी हूँ। तो इसीलिए आप इस डायरी पे अपना जो भी डेली टारगेट्स, डेली गोल्स होता है उसको नोट डाउन करें और उस रूटीन को फॉलो नहीं करें जो मैंने आप लोगों को मेंशन किया। इस डायरी में आप वीकली टारगेट्स, मंथली टारगेट्स भी लिख सकते हैं, जर्नलिंग भी कर सकते हैं, आप अपना इसमें थॉट्स को लिख सकते हैं। इसमें आप अपना मोटिवेशन लिख सकते हैं, आपका कितना टारगेट है, आपको अपने एग्जाम्स में कितना मार्क्स लाना है। आप खुद को मोटिवेट करें क्योंकि मोटिवेशन ही ऐसा चीज होता है जो आपको अपने गोल को पूरा करने में बहुत मदद करता है। एंड द बेस्ट थिंग इज दैट आपको अपना पर्पस खोजना होगा। अगर आप टॉप करना चाहते हो तो उसका रीजन क्या है, आप अपना पहले मोटिव खोजो। अब देखो आपका धीरे धीरे क्लास होना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होगा जो आपको याद नहीं होगा, तो आप क्या कर सकते हो, उसको एक पेपर पर नोट डाउन कर लो और जो भी आप अपना स्टडी स्पेस बनाए हो उसके सामने वाले दीवार पर आप उसको चिपका दो, ताकि आप जब भी वापस पढ़ने के लिए बैठो तो सबकॉन्शियस माइंड में वो आपका चलते रहेगा और एक टाइम के बाद वो आपको याद हो जाएगा। जो चीज आपको कुछ समय पहले याद नहीं हो रहा था, एक टाइम के बाद वो आपको याद हो जाएगा। ये बहुत अच्छा टेक्निक है याद करने का, जो चीज आपको याद नहीं हो रहा है। देखो आपका जो पढ़ाई होता है मार्च अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है और मैक्सिमम आपका जो सिलेबस होता है अक्टूबर नवम्बर के एंड तक खत्म हो जाता है। नाउ लिसन, अब आपको एक साइकिल को फॉलो करना है। सबसे पहले अपना क्लासेस जाओ, क्लासेस करने के बाद जो भी आपको वहाँ पे पढ़ाया गया घर में आके आप बस उसको 5 मिनट रिवीजन कर लो। इसको आप डेली करना है। रिवीजन जो होता है ऐसा नहीं कि आप चैप्टर पढ़ लिए फिर आपका चैप्टर खत्म हुआ 1-2 सप्ताह बाद फिर आप फिर शुरू से रिवीजन कर रहे हो। रिवीजन होता है रेपिटेडली रिवीजन, लगातार आपको रिवीजन करना पड़ता है। जैसे ही आपका चैप्टर खत्म होता है आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, तो आपका जो पुराना चैप्टर रहेगा उसका कॉन्सेप्ट वगैरह जो भी आप चीज पढ़े थे आप धीरे धीरे भूलने लगोगे। तो आप ट्राई करना कि जो वीकेंड्स होता है शनिवार रविवार, उस टाइम बस आप 10 से 20 मिनट दे देना मैक्सिमम, आप रिवीजन कर लेना। इस रिवीजन का तरीका क्या होता है, किसी भी चैप्टर में कुछ हेडिंग्स होती है, हेडिंग्स को आपको रिकॉल करना कि नहीं मेरा इस चैप्टर में क्या हेडिंग था, मैंने कौन सा हेडिंग कौन सा टॉपिक पढ़ा, फिर उसके अंदर कुछ सब टॉपिक्स आता है, फिर उस टॉपिक के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट आता है। सबसे पहले आपको टॉपिक्स को रिकॉल करना है, फिर सब टॉपिक्स को, देन आपका जो भी कॉन्सेप्ट्स वगैरह है। तो इस तरीके से अगर आप रिवीजन करते हो देन बिलीव मी ब्रदर एंड सिस्टर, यू आर गोइंग टू टॉप इन योर क्लास 10th। तो ये जो चीज बताई ये होता है असली रिवीजन का तरीका। रिवीजन करने के बाद आप जितना भी दिन लग रहा है, चैप्टर खत्म होने के बाद आपको क्वेश्चन बैंक लगाना है। मार्केट में बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन बैंक है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस का उसमें जो आंसर होता है वो गलत दिया हुआ रहता है, तो आप अच्छी तरीके से रिसर्च करके क्वेश्चन बैंक लेना। तो देखो क्वेश्चन बैंक लगाने के बाद आपका जो भी क्वेश्चन आपका नहीं बन पाया आप उसको अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना। तो रिवीजन का बात तो हो गया। बहुत बच्चे पूछते हैं कि नोट्स कैसे बनाया जाए, तो देखो नोट्स का तरीका अलग होता है। तो देखो बेसिक फंडा है, जो भी आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, नॉन हिंदी, व्हाटएवर, उसका क्वेश्चन आंसर को ही आप नोट समझें और आप साल भर पेन पेपर पे ही आप अपना क्वेश्चन आंसर को लिखें। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लैंग्वेज सब्जेक्ट पे आपका राइटिंग भी मैटर करता है। अगर आप साल भर क्वेश्चन आंसर को अपने हाथ से कॉपी में लिखेंगे तो आपका राइटिंग स्पीड बढ़ेगा, आपका राइटिंग सुधरेगा, आपके टीचर आपके राइटिंग को देख के आपको सुधारने के लिए बोलेंगे, तो आपको खुद से मोटिवेशन आएगा कि नहीं मुझे अपना राइटिंग सुधारना है। तो एग्जाम टाइम तक आकर आपका जो राइटिंग होगा सुधर जाएगा और एग्जाम में आपको दिक्कत भी नहीं होगा। पहला पॉइंट होता है आपका जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है, आपको उसमें क्वेश्चन आंसर को ही नोट्स की तरह बनाना है। बाद में जब आप क्वेश्चन बैंक वगैरह प्रैक्टिस करेंगे तो जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है या कोई भी क्वेश्चन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या टॉपिक हो जाता है तो उसको आप बाद में नोट डाउन कर लें। अब बात करते हैं साइंस की। साइंस जो होता है आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट है, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। तो जो भी क्वेश्चन आंसर होता है उसको तो आप नोट डाउन करो ही, लेकिन अलग से आप क्या करो, जैसे आपका चैप्टर खत्म हो रहा है, रिवीजन आप 2 से 3 बार जब कर लेते हो एक चैप्टर का, आप एक पेज लेना, ओनली एक पेज, और जो भी इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स होता है, बुलेट पॉइंट एक ही वन लाइनर, सब ऑब्जेक्टिव हो गया, बड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया, जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर, डायनामो, ये सब का जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है उसको आप वन लाइनर में उस पेज पे लिखो और उसको बाद में रिवाइज करो। ये एग्जाम टाइम में आपको बहुत हेल्प करेगा। जो आपका नोट्स हो गया और जो रिवीजन करने का प्रोसेस होता है दोनों साथ में इंटरलिंक्ड होता है। अब बात करते हैं एसएसटी की। एसएसटी जो हो गया एक थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है, इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा याद रखना है। जो भी इसका क्वेश्चन आंसर आपको क्लासेस में कराया जाता है आप एज इट इज कॉपी में लिखें और बाद में आप इसको भी शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आप इसको बना सकते हैं। जैसे मैंने साइंस में बताया आप एसएसटी में भी करेंगे, हो जाएगा। अब आता है मेन सब्जेक्ट मैथ्स। तो मैथ्स में आपको नोट्स वगैरह कुछ नहीं बनाना। मैथ्स में आपका जो भी फॉर्मूलाज हो गया और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होता है बस आपको उसी को नोट डाउन करना है। मैथ्स आपसे सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है, जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो आप उतना प्रैक्टिस करो। मैंने लगभग 10 कॉपी खत्म कर दी थी मैथ्स में, तो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं टेस्ट की।
स्कूल का टेस्ट हो गया या कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस का टेस्ट हो गया। तो सबसे पहले आपका जो भी टेस्ट में सिलेबस है, जितना भी चैप्टर का वो टेस्ट होने वाला है, पहले उन चैप्टर को अच्छी तरीके से रिवाइज कर लो, प्रैक्टिस कर लो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझो और जो भी उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव होता है उसको अच्छी तरीके से देख लो। अब आप अपना टेस्ट दो। टेस्ट देने के बाद आपको एनालिसिस कैसे करना है, सबसे पहले आपको देखना है आपका कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, क्योंकि जो सही हुआ वो तो सही हो गया, लेकिन आपको एग्जाम टाइम में दिक्कत करेगा जो आपका क्वेश्चन गलत हुआ है। एनालिसिस के टाइम देखना है कि आपका कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है और कितना क्वेश्चन गलत हुआ है। उन क्वेश्चंस को देखने के बाद आप देखो आपका कौन सा कॉन्सेप्ट वहाँ मिस हो गया, बाद में फिर जाके उसको रिवीजन कर लो, ताकि अगला टेस्ट में आपके साथ दोबारा ये गलती ना हो कि आपका उस टॉपिक से रिलेटेड आपका क्वेश्चन फिर से गलती हो जाए। अब आपका अक्टूबर नवंबर एंड तक जो भी सिलेबस होगा वो आपका खत्म होने पे आएगा। अब आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करना है। प्रैक्टिस तो आपका क्वेश्चन बैंक आप शुरू से लगा ही रहे हो, आप उसको दोबारा एक बार लगाना, क्योंकि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ रहा है, किस तरीके से पूछा जा रहा है। अगर आप शुरू से नहीं भी लगा रहे हो, आप सिलेबस खत्म होने के बाद भी क्वेश्चन बैंक लगा सकते हो, लेकिन शुरू से क्वेश्चन बैंक लगाने का एक प्लस पॉइंट होता है कि आप दोबारा उसको प्रैक्टिस कर पाओगे। जितना प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन बैंक को उतना फायदा है। आपका सिलेबस मार्च से लेकर अक्टूबर एंड तक खत्म हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन बैंक लगाना अगेन दोबारा। तो नवंबर में आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो क्वेश्चन बैंक का। दिसंबर में आपका सेंटअप एग्जाम या प्री बोर्ड्स का लो, उसका जो डेट्स का अनाउंसमेंट होगा वो आ जाएगा। आपका प्रैक्टिकल भी होना स्टार्ट हो जाएगा। प्रैक्टिकल को भी जितना अच्छी तरीके से बना सकते हो ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके, क्योंकि टॉपर जो होता है 1-2 मार्क्स से भी आगे पीछे हो जाता था। नवंबर में ही आप अपना प्रैक्टिकल कॉपी को बना लो, ताकि दिसंबर टाइम में जब आपका सेंटअप एग्जाम हो आपको उतना ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है कि भाई हमको प्रैक्टिकल भी बनाना है, फिर हमको अपना सेंटअप एग्जाम भी देना है। बहुत बच्चे जो है ना सेंटअप एग्जाम को लेकर इतना प्रेशराइज हो जाते हैं कि मेरा सिलेबस तो अभी अच्छी तरीके से खत्म नहीं हो रही, यहाँ पे एग्जाम आ गया। तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना, आपने जितना पढ़ा है आप उसको बिना चीटिंग किए आप अच्छी तरीके से एग्जाम दो, क्योंकि सेंटअप एग्जाम आपका असली बोर्ड एग्जाम नहीं है। अभी भी आपका 2 महीना बाकी है। 2 महीना बहुत होता है इम्प्रूवमेंट के लिए। जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपका कुछ फॉर्मेलिटीज होगा, आपको भरने में आपका 10 से 20 मिनट लग जाता है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा टाइम जाता है। तो इन सभी चीजों को आप प्रैक्टिस करना। सबसे पहले जो भी आपका अटेंडेंस शीट हो गया अच्छी तरीके से फिल करना है। अटेंडेंस शीट फिल करने के बाद आपका जो OMR शीट में जो भी आपका डिटेल्स हो गया उसको अच्छी तरीके से लिख लेना, भर लेना। जो आपका मेन कॉपी होता है, जो आंसर शीट होता है, उसमें भी एक पेज होता है सबसे ऊपर में, उसमें भी आपको अपना डिटेल्स भरना होता है। तो इन चारों चीजों का आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। इन सभी का लिंक जो होगा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सैंपल पेपर का प्रैक्टिस करने से पहले अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन करते तो आपका जो मार्क्स होगा 10 से 20 मार्क्स आपका ज्यादा होने का चांसेस हो जाता है। तो हिंदी के लिए आपको प्रेजेंटेशन ऐसे करना है, संस्कृत के लिए भी प्रेजेंटेशन ऐसे करना है, साइंस के लिए आपको प्रेजेंटेशन ऐसे करना है, SST के लिए आपको प्रेजेंटेशन ऐसे करना है, एंड मैथ्स के लिए आपको प्रेजेंटेशन ऐसे करना है। नाउ अब जब आप सैंपल पेपर को सॉल्व करेंगे तो सैंपल पेपर का जो टाइम लिमिट होता है, मैथ और लैंग्वेज सब्जेक्ट में आपका टाइम जो होता है 3 घंटा 15 मिनट लगता है। तो जो भी आपका फॉर्मेलिटीज होता है, जो आपको 4 पेज आपको अच्छी तरीके से भरना होगा, उसमें आप मैक्सिमम 10 से 15 मिनट लेके चले, उसमें आपका लग ही जाएगा। तो लैंग्वेज सब्जेक्ट में आपका जो OMR भरने का टाइम है आप उसको मैक्सिमम आप 1 घंटा रखें, क्योंकि जो लैंग्वेज सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर होता है वो उतना हार्ड नहीं होता है, आप उसको आराम से बना लेंगे। अब बात आता है मैथ का। मैथ का तो आपका 10-15 मिनट पहले चले गया, तो आप बचता आपके पास 3 घंटा। तो मैथ का ऑब्जेक्टिव के लिए 55 मिनट से 1 घंटा देना आपके लिए इनफ रहेगा। अब मैथ का जो भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन होता है, 30 क्वेश्चन में आपको 15 क्वेश्चन बनाना होता है, तो अगर आप एक क्वेश्चन को 3 से 4 मिनट लेते हैं तो आपका 1 घंटा लग जाएगा। तो आपका जो भी लॉन्ग क्वेश्चन होता है आपको 8 क्वेश्चन में से कम 4 क्वेश्चन बनाना होता है। तो अगर आप एक क्वेश्चन का एवरेज लेते 10 मिनट तो आपको चारों क्वेश्चन बनाने में 40 मिनट लग जाएगा। बाकी कुछ भी अगर आगे पीछे हो जाता है, मिस्टेक वगैरह होता है, तो आप अच्छी तरीके से टाइम मैनेज कर लेंगे। लैंग्वेज सब्जेक्ट हो गया, मैथ हो गया। अब बात करते हैं साइंस की। साइंस में आपका जो होता है टाइम लिमिट कम होता है, आपके पास सिर्फ 2 घंटा 45 मिनट होता है, क्योंकि साइंस में जो होता है आपका प्रैक्टिकल्स होता है, तो 20 मार्क्स यहाँ से कट जाता है। तो जो भी आपका फॉर्मेलिटीज हो गया वो आपका 15 मिनट ले लेगा। अब बचता आपके पास 2.5 घंटा। 80 ऑब्जेक्टिव में आपको 40 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, तो उसका आप टाइम ले लो कम से कम 50 मिनट। 45 से 50 मिनट इनफ है। ऑब्जेक्टिव के बाद आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, तो आपका फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, इसमें आपको 12 क्वेश्चन हो गया शॉर्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम 3 से 4 मिनट देना, तो 50 से 55 मिनट लग जाएगा। अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। तो आपका जो फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, तीनों में आपको 2 में से 1 क्वेश्चन बनाना है। तो फिजिक्स में आपका एक क्वेश्चन में 10 से 15 मिनट, तो बाकी 2 क्वेश्चन को आप 15-15 मिनट दे देना।
अगर आपका कम टाइम में बन जाता है तो बाकी आप प्रेजेंटेशन में आप अलग टाइम लगा सकते हो। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एसएसटी की। तो लगभग स्टूडेंट्स का जो एसएसटी का पेपर होता है वो छूटता है, क्योंकि एसएसटी का ऑब्जेक्टिव जो होता है बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एसएसटी में टाइम भी कम होता है, एसएसटी में आपको 5-5 सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर भी बनाना होता है। तो आपको एसएसटी में ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर अच्छी तरीके से सॉल्व करना टाइम लिमिट के अंदर। एसएसटी में अगर बात करें फॉर्मेलिटीज को हटा के तो एसएसटी में 2.5 घंटा बचता है। एसएसटी का ऑब्जेक्टिव 50 से 55 मिनट लग गया, क्योंकि एसएसटी का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो थोड़ा हार्ड होता है। तो आपके पास अब बचा मात्र 1.5 आवर, यानी कि 1.5 घंटा। तो एसएसटी में आपको ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं लिखना, जो भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन होता है टू द पॉइंट लिखो, ताकि आपको मार्क्स भी मिल जाए और आपका दिक्कत भी ना हो। आपको बड़ा चढ़ा के कुछ लिखना नहीं है एसएसटी में। अब बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो जो भी सब्जेक्ट होता है आपका सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, साथ में डिजास्टर मैनेजमेंट, सभी का मिला के आपको शॉर्ट क्वेश्चन 30 से 35 मिनट लेगा। भाई जनरली आपका एसएसटी का जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो थोड़ा बड़ा होगा। अब सभी सब्जेक्ट में आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाना है। डिजास्टर मैनेजमेंट का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर नहीं होता है, उसका सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होता है। तो आपका सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बनाना है मिलाकर। किसी क्वेश्चन में आपको 7 से 8 मिनट लग जाएगा, किसी में आपको 10 से 12 मिनट लगेगा। तो आप अच्छी तरीके से मैनेज कर लेना। एसएसटी में आप अच्छी तरीके से टाइम के साथ अपना पेपर को लिखें, क्योंकि एसएसटी का पेपर छूटने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सैंपल पेपर आपको दिसंबर जनवरी एंड तक करना है। अब आपके पास मात्र बचेगा 1 सप्ताह, क्योंकि जो भी आपका एग्जाम्स होता है वो 15 फरवरी के बाद स्टार्ट हो जाता है। ये जो आपका 1 सप्ताह का गैप होता है, इसमें आपको ज्यादा प्रेशर लेके नहीं पढ़ना, आपको हल्का हल्का ही पढ़ना, क्योंकि अब आपका सिलेबस खत्म हो चुका है। आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर चुके हो, क्वेश्चन बैंक आप 2 बार लगा चुके हो। इस टाइम के बीच में आपको हल्का हल्का पढ़ाई करना है, हल्का हल्का रिवीजन करना है। जो भी आप शॉर्ट नोट्स बनाए हो, शॉर्ट नोट्स जो 1-2 पन्ना का है, आपको उसको पढ़ लेना है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपका मोटिवेशन बहुत जरूरी है। अगर आप मोटिवेटेड ही नहीं रहोगे तो आपका एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा। आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि मेरा एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। बाय।